हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल फॉर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज और फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट वीडियोस। सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। क्लास 12 में फाइनेंशियल मार्केट्स मैनेजमेंट के अंदर दो बुक्स हैं। आपकी जो सेकंड बुक है वो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की। इसमें टोटल आपके 5 यूनिट हैं और ये 10 मार्क्स की है। बहुत आसानी से हमारी कवर हो जाती है और मार्क्स सिक्योर करने के हिसाब से ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन इट। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंदर आपके टोटल 5 यूनिट हैं। कम्युनिकेशन स्किल, सेल्फ मैनेजमेंट, बेसिक आईसीटी स्किल्स, एंटरप्रेन्योरियल स्किल और ग्रीन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल यूनिट 1, व्हाई इज एक्टिव लिसनिंग इंपॉर्टेंट इन द वर्क प्लेस। देखिएगा, हम लोगों ने हमेशा ये सीखा है कि हमें बोलचाल करते हुए बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, लेकिन मैनेजमेंट के अंदर सुनना भी उतना ही जरूरी है जितना कि सोच समझकर बोलना। इंप्रूविंग एक्टिव लिसनिंग स्किल इज सुपर इंपॉर्टेंट। एक्टिव लिसनिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टफ, लाइक गेटिंग अ न्यू जॉब। अगर आप नई जॉब लेने जा रहे हैं वहां पर भी आपकी एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए। मूविंग अप इन द करंट जॉब, आप अगर प्रमोशन ले रहे हैं वहां पर भी आपकी एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए। और जस्ट डूइंग बेटर एट वर्क इन जनरल, और अगर आप अपने वर्क प्लेस पर कुछ अच्छा भी करना चाहते हैं, कुछ इंप्रूवमेंट भी करना चाहते हैं, तब भी एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए। इट्स काइंड ऑफ लाइक हाउ क्रिटिकल थिंकिंग एंड डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट्स हेल्प अस टू ग्रो एज पीपल। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारी क्रिटिकल थिंकिंग कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करने में हेल्प करती है और पीपल को ग्रो करने में हेल्प करती है। देखिएगा, एक्टिव लिसनिंग के हमें बेनिफिट्स क्या होते हैं। फर्स्ट इज बिल्डिंग कनेक्शन। व्हेन वी रियली लिसन टू पीपल, जब हम लोगों को सुनते हैं, दे फील कंफर्टेबल शेयरिंग स्टफ विद अस। अब जो व्यक्ति हमें अपनी बात बता रहा है और हम उसकी बात को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, वो बहुत कंफर्टेबल होगा हमारे साथ। दिस मेक्स दे वांट टू टॉक अस मोर ऑफन, और इससे क्या होगा कि वो हमसे ज्यादा से ज्यादा बात करना चाहेंगे। इफ वी लिसन वेल टू आवर टीममेट्स, अगर हम अपने टीममेट्स की बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं, दे आर मोर लाइकली टू वांट टू वर्क विद अस ऑन प्रोजेक्ट, तो डेफिनेटली वो हमारे साथ ज्यादा प्रोजेक्ट्स में काम करना पसंद करेंगे। बिल्डिंग ट्रस्ट, इफ पीपल नो दे कैन टॉक टू अस विदाउट अस इंटरप्टिंग और जजिंग देम, अगर लोगों को लगता है कि वो हमसे बातचीत कर रहे हैं और हम उन्हें बिल्कुल भी जज नहीं कर रहे, दे ट्रस्ट अस मोर, वो हम पे ज्यादा विश्वास करते हैं। दिस इज रियली हैंडी स्पेशली व्हेन वी आर ट्राइंग टू मेक गुड रिलेशन और इम्प्रेशन ऑन न्यू कस्टमर्स। अब होता क्या है, एक कस्टमर हमसे बात कर रहा है, हम उसे जज नहीं कर रहे और उसको लग रहा है ये बिना जज करे मेरी बात सुन रहा है, तो हमारा उसका एक वो रिलेशन होगा जिसमें कस्टमर हमारे ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करेगा। इफ वी लिसन केयरफुली टू अ क्लाइंट नीड, अगर हम किसी क्लाइंट की नीड को बहुत ध्यान से सुनते हैं विदाउट इंटरप्टिंग, दे विल फील मोर लाइक दे कैन ट्रस्ट अस। थर्ड पॉइंट, स्पॉटिंग एंड फिक्सिंग प्रॉब्लम। व्हेन वी लिसन केयरफुली, जब हम चीजों को बहुत ध्यान से सुनते हैं, वी कैन कैच प्रॉब्लम अर्ली, तो हम प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर पाते हैं। दिस लेट अस सॉल्व देम फास्टर। इफ वी नोटिस अ को-वर्कर इज स्ट्रगलिंग, वी कैन स्टेप इट टू हेल्प देम आउट बिफोर थिंग्स गो टू ट्रिकी। अब हमें लगा कि एक वर्कर को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, हम उसकी हेल्प कर रहे हैं और चीजें कॉम्प्लिकेटेड होने से पहले सॉर्ट आउट हो गई। एक्सप्लेन द स्टेप्स टू एक्टिव लिसनिंग, मतलब अगर हम बात एक्टिव लिसनिंग की करते हैं तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स होने चाहिए। फर्स्ट इज कॉन्टैक्ट, एब्जॉर्व, रिफ्लेक्टिव फीडबैक एंड कंफर्म। कॉन्टैक्ट, कनेक्ट विद द पर्सन टॉकिंग बाय मेकिंग आई कॉन्टैक्ट। जो भी व्यक्ति आपसे बात कर रहा है आप उसके साथ आई कॉन्टैक्ट रखिए। कीपिंग एन ओपन पोस्चर एंड यूजिंग नॉन वर्बल क्यूज, और आप कहीं ना कहीं जेस्चर से उसको फीडबैक देते रहिए। When your friend talks about their day, कोई फ्रेंड आपसे अपनी बात कह रहा है, यू लुक एट देम, आप उसकी तरफ देखिए, एंड नोट टू शो यू आर लिसनिंग, और कहीं ना कहीं आप जेस्चर्स का यूज करिए और उसको ये फील होनी चाहिए कि आप उसकी बात सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं। एब्जॉर्व, योर कोवर्कर एक्सप्लेन अ प्रॉब्लम, आपके कोवर्कर आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम अपनी बता रहे हैं, एंड यू लिसन केयरफुली विदाउट इंटरप्टिंग, और उनको लग रहा है कि आप कोई इंटरप्शन नहीं कर रहे हैं और आप उनकी बात को सुन रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि उनकी बात बहुत अच्छे ढंग से सुनी जा रही है और उसको एब्जॉर्ब भी किया जा रहा है। रिफ्लेक्टिव फीडबैक, रिपीट बैक व्हाट यू हर्ड टू शो अंडरस्टैंडिंग एंड वैलिडेट देयर पर्सपेक्टिव। अब जब आप किसी की बात सुनते हैं तो आप उन्हें फीडबैक जरूर दीजिए, इससे ये पता लगता है कि आप उनकी बात को ध्यान से सुन तो रही हैं और आप उसमें इंटरेस्ट भी ले रहे हैं।
आफ्टर योर सिबलिंग शेयर देयर वरीज, आपके सिबलिंग ने आपके साथ अपनी कोई टेंशन, कोई इशू डिस्कस किया, यू से इट सीम्स लाइक यू आर स्ट्रेस अबाउट द अपकमिंग एग्जाम, और आपने उसको रिस्पॉन्स करा कि लगता है कि आप आने वाले एग्जाम की वजह से स्ट्रेस में हैं। अब ये जो फीडबैक है सामने वाले को बहुत कंफर्टेबल रखेगा, उसको लगेगा कि आप बहुत एक्टिवली उसकी बात को सुन रहे हैं। देखिएगा, एक एक्टिव लिसनर हमारी बात बहुत ध्यान से समझ रहा है, हमें पता कैसे लगेगा? हम क्या करेंगे, अपने कम्युनिकेशन में बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस पुट करके उसको चेक करेंगे, और इससे पता लग जाएगा कि वो हमारी बातों को ध्यान से सुन रहा है, और हमें इसका कंफर्मेशन हो जाएगा। मेक श्योर यू अंडरस्टूड करेक्टली बाय चेकिंग विद, हमारी बात को ध्यान से सुनने के लिए हमें उन्हें बीच बीच में चेक करना चाहिए। नाउ व्हाट इज राइटिंग? देखिएगा, राइटिंग एक आर्ट है, इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। राइटिंग भी अपने आप में एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, दैट अलाउ स्टूडेंट टू पुट देयर फीलिंग एंड आइडियाज ऑन पेपर। अब अगर स्टूडेंट कोई भी राइटिंग करता है, इसका मतलब वो अपने आइडियाज पेपर पर प्रेजेंट कर रहा है थ्रू वेल कंस्ट्रक्टेड टेक्स्ट। व्हेन यू राइट अ स्टोरी और एन ऐसे, जब आप कोई स्टोरी या ऐसे लिखते हैं, यू आर यूजिंग राइटिंग टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, आप उसके अंदर अपने आइडियाज दे रहे हैं, एंड शेयर योर थॉट्स विद अदर्स, और आप ऐसे राइटिंग के थ्रू अपने थॉट्स को दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं। देखिए, अब जो हमारा इस चैप्टर के अंदर सेक्शन है, ये आप लोग 6, 7, 8 में कर चुके हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर? सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ऑफ कोर्स ये सब आप लोग क्लास 6, 7 में कर चुके हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रेजेस आर देयर? तो ये हमारे सामने लिस्ट है फ्रेजेस की। नाउ द टॉपिक इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर? डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंपेरेटिव, ये सारे के सारे हमारे सेंटेंसेस हैं। और अगर मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करता हूँ, तो डेफिनेटली आपने 6, 7, 8 में ये चीजें बहुत अच्छे ढंग से करी हैं। वर्ब, नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, preposition, conjunction और interjection. What is paragraph? A paragraph is a series of sentences that are all related to a single topic. देखिएगा, पैराग्राफ क्या है? एक आप पैराग्राफ पढ़ते हैं, पैराग्राफ में बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, और वो पूरा का पूरा पैराग्राफ एक ही टॉपिक से रिलेटेड। सो दैट्स इट फॉर चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 बहुत छोटा सा है, और ये आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का है। नाउ यूनिट 2, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। व्हाट इज सेल्फ मोटिवेशन? मोटिवेशन इज लाइक द पुश वी नीड टू रीच आवर गोल। देखिएगा, मोटिवेशन में क्या होता है, एक तरीके से जो आदमी मोटिवेटेड होता है, वो अपने गोल के लिए खुद ही अपने आप को पुश करता है। व्हेन वी आर सेल्फ मोटिवेटेड, अगर हम सेल्फ मोटिवेटेड हैं, वी डोंट रिलाई ऑन अदर्स टू गेट थिंग्स डन। एक सेल्फ मोटिवेटेड आदमी कभी भी दूसरों पर ट्रस्ट नहीं करता किसी भी काम को करने के लिए, बल्कि वो खुद ही इनिशिएटिव लेता है। सेल्फ मोटिवेटेड पीपल आर वैल्यूएबल बिकॉज दे ड्राइव पॉजिटिव एंड फोकस्ड ऑन अचीविंग देयर एम्स। जो भी सेल्फ मोटिवेटेड लोग होते हैं, वो किसी भी इंडस्ट्री के लिए एसेट है, क्योंकि वो खुद ही एफर्ट्स करते हैं, फोकस्ड होते हैं अपने टारगेट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन समवन सेट्स अ गोल टू लर्न अ न्यू स्किल, स्टे कमिटेड टू प्रैक्टिस एवरी डे। अगर एक पर्सन ने अपने आप से कमिटमेंट किया है कि वो एक नया स्किल को सीखेगा, तो डेफिनेटली वो उस स्किल को सीखेगा, क्योंकि वो खुद ही मोटिवेटेड है और वो उसकी रोज प्रैक्टिस करेगा। दैट सेल्फ मोटिवेशन इन एक्शन। Self motivation is important because it increases individual energy and activity. Self motivation कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को हाई करता है। अगर आपको ये हो कि 12th के बाद मुझे कंट्री के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में जाना, तो डेफिनेटली आप इतने हाई एनर्जी पर होंगे कि आप रात दिन उसके लिए मेहनत करेंगे। इट डायरेक्ट्स एन इंडिविजुअल टुवर्ड स्पेसिफिक गोल। अब कहीं ना कहीं सेल्फ मोटिवेशन आपके गोल की तरफ आपको डायरेक्ट करती है। इट रिजल्ट्स इन इनिशिएटिव एंड परसिस्टेंस ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटी। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड है, तो आप खुद ही चीजों के लिए इनिशिएटिव लेंगे और परसिस्टेंट रहेंगे। इट अफेक्ट्स प्रोसेस एंड लर्निंग स्ट्रेटजीज यूज्ड बाय कंप्लीटिंग सिमिलर टास्क। कहीं ना कहीं सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन एक लर्निंग स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करता है और एक प्रोसेस अडॉप्ट करता है अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए। नाउ द टॉपिक इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोटिवेशन आर देयर? मोटिवेशन कैन बी अंडरस्टूड एज द रीजन बिहाइंड व्हाई वी डू थिंग्स। अब कहीं ना कहीं मोटिवेशन एक वो रीजन होता है जो हमें काम को करने के लिए इंस्पायर करता है। तो अगर मैं टाइप्स की बात करता हूँ, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन। फिजियोलॉजिकल मोटिवेशन, दिस टाइप ऑफ मोटिवेशन इज रिलेटेड टू आवर फिजिकल नीड। देखिएगा, एक मोटिवेशन वो होता है जो आपकी फिजिकल नीड के लिए जरूरी होता है, लाइक द नीड टू सेटिस्फाई हंगर, थर्स्ट, स्लीप और अदर बॉडीली नीड। व्हेन यू फील हंग्री, अगर आपको भूख लगी है, यू आर मोटिवेटेड टू ईट फूड। कहीं ना कहीं आप में मोटिवेशन होगा कि मैं खाना खाऊं। दिस इज योर बॉडी टेलिंग दैट यू नीड इट एनर्जी, और कहीं ना कहीं बॉडी आपको बता रही है कि आप खाना खा के एनर्जी को गेन करें। अब होगा क्या, आपको भूख लगी है, आप एफर्ट्स करेंगे अपने हंगर को फुलफिल करने के लिए, और आप उसके लिए सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे।
साइकोलॉजिकल, दिस मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन आवर मेंटल एंड इमोशनल नीड। ये जो मोटिवेशन है ये कहीं ना कहीं हमारे मेंटल और इमोशनल नीड पर बेस्ड है। इट कैन बी ड्राइवन बाय द नीड टू अचीव समथिंग और टू हैव क्लोज रिलेशनशिप विद अदर। अब ये जो नीड है हम लोगों के साथ क्लोज रिलेशनशिप रख के मेंटेन कर सकते हैं। अब इसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ नीड फॉर अचीवमेंट, दिस इज व्हेन समवन हैज अ स्ट्रांग डिजायर टू सक्सेसफुल। नीड ऑफ अचीवमेंट क्या होती है कि जब किसी के अंदर एक बहुत स्ट्रांग डिजायर है कि मुझे सक्सेसफुल होना है। अ स्टूडेंट हु वर्क हार्ड टू गेट टॉप ग्रेड्स इन एग्जाम, एक स्टूडेंट बहुत मेहनत कर रहा है टॉप ग्रेड लाने के लिए बिकॉज दे वांट टू द बेस्ट, इज मोटिवेटेड बाय नीड फॉर अचीवमेंट। और उसको लगता है कि मुझे कहीं ना कहीं अपना बेस्ट देना और इस बात के लिए बहुत ही मोटिवेटेड है। नीड फॉर एफिलिएशन, this is when someone wants to have close, friendly, and cooperative relationship. A person who enjoys being part of a team or has a strong friendship circle is motivated by a need of affiliation. कईयों को लगता है कि मेरा फ्रेंड सर्किल बहुत स्ट्रांग हो या मेरी टीम मेंबर्स के साथ मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा हो। ये जो नीड होती है ये हमारी एफिलिएशन नीड होती है। इंटरनल मोटिवेशन, दिस इज व्हेन समवन इज मोटिवेटेड फ्रॉम विद इन। देखिएगा मोटिवेशन कभी कभी तो हम एक्सटर्नल सोर्स से लेते हैं, किसी से इंस्पायर होकर लेते हैं, बट बहुत बार ऐसा होता है कि हम इंटरनली बहुत मोटिवेटेड होते हैं। दे डू थिंग्स बिकॉज दे जेन्युइनली एंजॉय देम और फाइंड देम मीनिंगफुल। अब इंटरनल मोटिवेटेड पर्सन हर उस काम को करता है जो उसको एक गुड फील फैक्टर देता है, नॉट बिकॉज दे एक्सपेक्ट अ रिवॉर्ड और फियर पनिशमेंट। और कहीं ना कहीं वो इसलिए काम नहीं करता कि उसको अवार्ड मिले या उसको पनिशमेंट मिलेगी इसलिए वो काम करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ अपनी फील के लिए काम करता है। अ स्टूडेंट हु स्टडीज अ सब्जेक्ट बिकॉज दे फाइंड इट इंटरेस्टिंग, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट होता है, वो रात दिन मैथ्स करते रहते हैं क्योंकि उनका उसमें इतना इंटरेस्ट है, वो उसमें खुद ही मोटिवेटेड रहते हैं एंड वांट टू लर्न मोर एंड मोर, इंटरनली मोटिवेटेड। एक्सटर्नल मोटिवेशन, दिस इज व्हेन अ पर्सन इज मोटिवेटेड बाय आउटसाइड फैक्टर। देखिएगा बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी सक्सेसफुल आदमी को देखते हैं और आप बहुत मोटिवेटेड हो जाते हैं उसकी लग्जीरियस लाइफ स्टाइल को देख के, आपको लगता है कि मेरा भी ऐसा ही लाइफ स्टाइल होना चाहिए। दे डू समथिंग टू गेट अ रिवॉर्ड और टू अवॉइड पनिशमेंट, और कहीं ना कहीं आप इसलिए ये काम करते हैं कि आपको अवार्ड मिले और पनिशमेंट से आप बचे रहे। A student who studies hard to get a prize or to avoid being scolded by parents, एक स्टूडेंट इसलिए हार्ड वर्क कर रहा है कि उसको प्राइज मिले या उसको पेरेंट्स से डांट ना पड़े, एंड दिस इज नोन एज एक्सटर्नल मोटिवेशन। व्हाई अंडरस्टैंडिंग मोटिवेशन इज इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग मोटिवेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स अस नो व्हाई वी एक्ट। देखिएगा मोटिवेशन को समझना बहुत जरूरी है, तभी तो पता लगेगा हम काम क्यों कर रहे हैं। पीपल आर मोटिवेटेड बाय डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट सिचुएशन, बहुत सारे लोग अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग चीजों से मोटिवेटेड होते हैं। कुछ पैसों से मोटिवेटेड होते हैं, कुछ स्टेटस से मोटिवेटेड होते हैं, कुछ सक्सेस से मोटिवेटेड होते हैं। समटाइम्स आवर मोटिवेशन कम्स फ्रॉम विद इन, लाइक व्हेन वी डू समथिंग बिकॉज वी एंजॉय इट। बहुत बार ऐसा होता है कि मोटिवेशन हमें अंदर से आता है और हम उस काम को एंजॉय भी कर रहे हैं, तो ये हमारा इंटरनल मोटिवेशन। Other times, motivation comes from outside, like when we do something to earn a reward or to avoid punishment. और बहुत बार हमारा एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है कि हमने ये काम करा, हमें अवार्ड मिलना चाहिए या हमें पनिशमेंट से बचना। बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट मोटिवेट अस वी कैन कीप आवरसेल्फ फोकस ऑन गोल। आपको चाहे इंटरनल है या एक्सटर्नल है, कोई भी फॉर्म ऑफ मोटिवेशन अगर आप समझ जाते हैं कि आपको जरूरी है तो आप अपने गोल पर फोकस रहते हैं। एक्सप्लेन सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन, देखिएगा मोटिवेशन के क्या क्या सोर्सेज है। फर्स्ट इज म्यूजिक, अ मोटिवेशनल सॉन्ग माइट गिव अस द करेज टू परस्यू योर ड्रीम। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई मोटिवेशनल सॉन्ग सुनते हैं, हम लोगों ने चक दे इंडिया का सॉन्ग सुना या हम लोगों ने उरी का सॉन्ग सुना और हम बहुत ज्यादा उसमें मोटिवेटेड हो जाते हैं। म्यूजिक स्पीक्स टू आवर हार्ट एंड कैन वर्क वंडर, म्यूजिक जो है कहीं ना कहीं हमारे दिल के करीब होता है और वंडर्स कर सकता है। When we hear a powerful song, जब हम कोई बहुत अच्छा सॉन्ग सुनते हैं, it can lift our spirit and inspire us. Now the second is books. देखिएगा बुक्स के बारे में ये कहा जाता है कि बुक्स जो है हमारी बेस्ट बडीज हैं। दे हेल्प अस इमेजिन न्यू वर्ड, कहीं ना कहीं बुक्स पढ़ने के बाद हम नए नए वर्ड्स को इमेजिन कर सकते हैं। रीडिंग अबाउट ब्रेव पीपल और क्रिएटिव आइडियाज कैन मोटिवेट अस, देखिएगा अगर आप बहुत ही ब्रेव लोगों के बारे में पढ़ते हैं, शहीद भगत सिंह जी के बारे में पढ़ते हैं, तो आप कहीं ना कहीं मोटिवेटेड होंगे। और इसके अलावा आप बुक्स को पढ़ के बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज भी ला सकते हैं। एक्टिविटीज,
डूइंग फन एंड स्किल बिल्डिंग एक्टिविटीज बूस्ट आवर मूड एंड मोटिवेशन। आप किसी एक फन एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, वो कहीं ना कहीं आपके मूड को रिफ्रेश करता है और मोटिवेटेड भी करता है। कंपीटिंग इन गेम्स और इंटरव्यूज फॉर स्कूल रोल। आप किसी एक स्कूल के अंदर हैं, वहां पर कोई गेम है, आप उस गेम के अंदर हैं, आप अपना फुल पोटेंशियल यूज करते हैं, मोटिवेटेड होकर आप उस गेम को जीतें। तो ये हमारी एक्टिविटीज हैं जो हमें मोटिवेट करती है। बिग थॉट्स। देखिएगा, हमेशा हम लोगों ने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है, सोचना तो बड़ा सोचो। थिंकिंग अबाउट बिग एंड पॉजिटिव आइडियाज पुशेस अस टू रीच आवर फुल पोटेंशियल। जब आप बड़ा सोचते हैं, मान लिया आपने 12th में बहुत अच्छे मार्क्स लाने की सोचे, तो आपने बहुत अच्छे क्यों लाने के बारे में सोचा? आप सोचिए, आपको कंट्री का फर्स्ट रैंक कॉलेज मिला। जब आप बड़ा सोचेंगे तो डेफिनेटली आप अपने एफर्ट्स भी उसी लेवल पर करेंगे। फॉर इंस्टेंस एन एम्बिशियस गोल कैन मोटिवेट अस टू स्ट्राइव फॉर ग्रेटनेस। एक एम्बिशियस गोल जो होता है कहीं ना कहीं हमारी ग्रेटनेस को फुलफिल करता है। लिविंग इन प्रेजेंट, स्टेइंग फोकस्ड ऑन द प्रेजेंट मोमेंट ब्रिंग पीस एंड काम टू अवर लाइफ। देखिएगा, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और बहुत से लोग पास्ट के बारे में सोचते हैं। आप इससे अपने प्रेजेंट थॉट को स्पॉइल करते हैं। आप कभी भी फ्यूचर के बारे में ज्यादा ना सोचें, पास्ट के बारे में ना सोचें, प्रेजेंट में रहें, आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। दिस माइंडफुलनेस हेल्प अस कंसंट्रेट बेटर, रिड्यूस स्ट्रेस एंड अप्रोच लाइफ थॉटफुली। अगर आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो और किसी एक बैड एक्सपीरियंस को सोच रहे हैं, आप हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे। और अगर आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं और आपको टेंशन है किसी बात को लेकर, फ्यूचर में मेरा वो काम होगा या ना होगा, तब भी आप स्ट्रेस में रहेंगे। तो बेटर ये आप सिर्फ प्रेजेंट के बारे में सोचें, आप पीसफुल रहेंगे। ड्रीमिंग बिग। Dreaming big set us apart to success. When we aim high, we are motivated to work hard. जब आपका एम बड़ा होगा तो आप कहीं ना कहीं वर्क हार्ड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन अ ब्राइट फ्यूचर एनकरेज अस टू टेक बोल्ड स्टेप। अगर आप अपना फ्यूचर ब्राइट करना चाहते हैं तो आप बोल्ड स्टेप जरूर लें। नाउ द टॉपिक इज एक्सप्लेन पर्सनैलिटी। देखिएगा, पर्सनैलिटी को बहुत से लोग आउटलुक से कंपेयर करते हैं। आउटलुक का मतलब होता है आपका ड्रेसअप बहुत शानदार, लेकिन पर्सनैलिटी का मतलब होता है आपकी क्वालिटीज। पर्सनैलिटी इज लाइक अ सेट ऑफ ट्रेट दैट इज क्वालिटी। पर्सनैलिटी एक सेट ऑफ क्वालिटीज होती है दैट स्टिक विद अस फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो हमारे साथ लॉन्ग टाइम तक जुड़ी रहती है। दीज क्वालिटीज इंक्लूड हाउ वी फील, एक्ट एंड थिंक। कहीं ना कहीं ये क्वालिटी हमारे रिएक्शंस को बताती है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है बहुत काम माइंड रहता है, तो नेचुरली उसका रिएक्शन बहुत काम होगा किसी भी सिचुएशन में। While genetic play a big part in shaping our personality, our surroundings like family, पर्सनालिटी को शेप देने में हमारी सराउंडिंग्स, हमारी फैमिली, हमारे कल्चर, इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी की, तो एक्स्ट्रावर्जन, आउटगोइंग एंड फ्रेंडली। मतलब एक आदमी बहुत आउटगोइंग है, फ्रेंडली है, तो हम उसको एक्स्ट्रावर्जन पर्सनालिटी कहते हैं। इंजॉइंग पार्टीज, इनिशिएटिंग कॉन्वर्सेशन, कहीं ना कहीं वो पार्टीज वार्टीज करता है, बहुत मस्ती वगैरह करता है। एग्रीएबलनेस, काइंड एंड कोऑपरेटिव। फॉर एग्जांपल, हेल्पिंग अदर। अगर कोई व्यक्ति दूसरों की हेल्प करता है, काइंड है, कोऑपरेटिव है, उस पर्सनैलिटी को हम एग्रीएबलनेस कहते हैं। थर्ड इज कॉन्शियसनेस पर्सनैलिटी। देखिएगा, इसके अंदर क्या होता है, हम लोग कहीं ना कहीं अपने काम को लेके बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं। हमें डेडलाइन मिली हुई है और हम उस काम को करने के लिए पूरे रेडी हैं कि डेडलाइन से पहले वो हमारा काम हो जाए। इस टाइप की पर्सनैलिटी को हम लोग कॉन्शियस पर्सनैलिटी कहते हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी, काम एंड कॉन्फिडेंट। बहुत से लोग बहुत काम और कॉन्फिडेंट होते हैं, इनको हम लोग इमोशनल स्टेबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैंडलिंग स्ट्रेस एंड ईज एंड स्टेइंग कंपोज ड्यूरिंग टफ टाइम। बहुत बार ऐसा होता है लाइफ में बहुत टफ टाइम आता है और एक व्यक्ति उस टफ टाइम को बहुत कामली निकाल जाता है, इसको हम लोग इमोशनल स्टेबिलिटी कहते हैं। ओपननेस टू एक्सपीरियंस, क्यूरियस एंड क्रिएटिव। बहुत से लोग क्यूरियस होते हैं नई नई चीजों को देखने के लिए, क्रिएटिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्सप्लोरिंग न्यू हॉबीज, एंजॉइंग डिफरेंट कल्चर, इसको हम लोग ओपननेस टू एक्सपीरियंस कहते हैं। देखिएगा, अभी तक हम लोगों ने टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी करी है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पर्सनालिटी के डिसऑर्डर। पहला है हमारा पैरानॉइड, कॉन्स्टेंटली फेयरफुल दैट अदर आर अगेंस्ट यू। पैरानॉइड पर्सनालिटी के लोग वो होते हैं, उन्हें लगता है पूरी दुनिया ही उनके अगेंस्ट है, हर आदमी उनके लिए कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी रखता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑलवेज थिंकिंग कोवर्कर आर प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। देखिएगा, इस पर्सनालिटी के लोगों को हमेशा ये लगता है कि वो जहां काम कर रहे हैं वहां के उनके जो कोवर्कर है हमेशा उनके अगेंस्ट कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी रखते हैं। एंटी सोशल, डिसएग्री फॉर अदर्स राइट एंड रूल्स।
फॉर एग्जाम्पल हैबिचुअली लेइंग मैनिपुलेटिंग अदर फॉर पर्सनल गेन, ये वो लोग होते हैं जो दूसरों के लिए कहीं ना कहीं गड्ढे खोदते हैं, अपने बेनिफिट के लिए दूसरों का हमेशा बुरा करते हैं, दैट इज एंटी सोशल। स्क्वेस्ट, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन रिलेशनशिप एंड इमोशन, जिनका इमोशंस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल प्रिफरिंग एक्टिविटीज ओवर सोशल गैदरिंग, कहीं ना कहीं वो अपने आप को प्रायोरिटी देते हैं रादर देन सोशल गैदरिंग्स के। बॉर्डर लाइन, अनस्टेबल मूड एंड बिहेवियर लीडिंग टू रिलेशनशिप प्रॉब्लम, ये वो होते हैं जिनका कहीं ना कहीं एक अनस्टेबल बिहेवियर होता है। फॉर एग्जाम्पल क्विकली शिफ्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम अफेक्शन टू एंगर विद अ पार्टनर, ये लोग वो होते हैं कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा हमारे साथ अफेक्शनेट है, हमारे बिना रह ही नहीं पाएंगे, और कभी कभी ऐसा लगता है इनको तो हमारी जरूरत ही नहीं है, ये हम पर कितना गुस्सा करते हैं, हर टाइम हम पे गुस्सा करते हैं, और सेकंड फेज में लगता है ये हमारे बगैर रह ही नहीं सकते। तो ऐसा जो डिसऑर्डर होता है ये कहीं ना कहीं बॉर्डर लाइन डिसऑर्डर माना जाता है। नार्सिसिस्ट, देखिएगा ये वो लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं अपना एडमायर चाहते हैं, इनको इस चीज में लगता है कि हर आदमी इनके ऊपर ध्यान दे। बूस्टिंग अबाउट अचीवमेंट, ये हर बार बूस्टिंग करते रहते हैं अपने अचीवमेंट को, और कहीं ना कहीं ये फील करते हैं कि लोग बाग इन्हें पर्सनल अटेंशन दे। अवॉइडेड, फियरफुल ऑफ क्रिटिसिज्म एंड रिजेक्शन, अवॉइडिंग सोशल सिचुएशन, ये लोग कहीं ना कहीं फियरफुल होते हैं, उनके मन में डर रहता है रिजेक्शंस को लेके, इस वजह से सोशल गैदरिंग्स में नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल डिक्लाइनिंग इन्विटेशन टू पार्टीज ड्यू टू फियर ऑफ एम्बेरसमेंट, ये लोग वो होते हैं कि जो किसी पार्टीज वगैरह में नहीं जाते, इन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि वहां के हंसी मजाक में इन्हें एम्बेरस फील होगा। डिपेंडेंट, दे आर डिपेंड ऑन अदर्स फॉर इमोशनल सपोर्ट एंड डिसीजन मेकिंग, ये लोग वो होते हैं जो हर छोटी से छोटी इमोशनल सपोर्ट के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टेंटली सीकिंग अप्रूवल एंड रीअश्योरेंस फ्रॉम पार्टनर, ये कहीं ना कहीं पार्टनर से हर बार डिसीजन लेने के लिए हेल्प लेते हैं और उसका अप्रूवल भी लेते रहते हैं। ऑब्सेसिव, फिक्सेशन ऑन परफेक्शनिज्म एंड ऑर्डरलाइनेस, ये वो लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं परफेक्शन को लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पेंडिंग अर्स अरेंजिंग आइटम ऑन ए डेस्क इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर, इन्हें लगता है कि मेरी डेस्क पर पेन इस ऑर्डर में होना चाहिए, मोबाइल इस ऑर्डर में होना चाहिए, लैपटॉप बिल्कुल इसी सिस्टम से रखा हुआ होना चाहिए, कहीं ना कहीं ये इस चीज को लेके बहुत ऑब्सेस होते हैं। सो यहाँ पर हमारी यूनिट 2 भी खत्म हो जाती है, और आप देखिएगा बहुत जल्दी हमारी यूनिट्स खत्म हो रही हैं, बहुत छोटा सा ही सिलेबस है। लेकिन हमारी जो यूनिट 3 है ये एक्चुअली आपका कंप्यूटर है, जो आप लोगों ने 6, 7, 8 में किया हुआ है। यहाँ पर मैं आपको कंप्यूटर करा नहीं रहा हूँ, लेकिन उसका कोर्स बता रहा हूँ क्योंकि ये आप सबको आता है। नाउ यूनिट 3 इट इज जस्ट अ कंप्यूटर रिलेटेड टॉपिक, यूनिट 3 आपकी कंप्लीट कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक है, ये सब आपने 6, 7, 8 में किए हुए। स्प्रेडशीट आप लोगों ने कर रखी है, इस स्प्रेडशीट को कैसे हम ओपन करते हैं, इसके अंदर हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, मेन्यू बार क्या है, स्टैंडर्ड बार क्या है, नई वर्कबुक हम कैसे निकालते हैं, वर्कबुक को ओपन कैसे करते हैं, टेक्स्ट को कैसे एंटर करना है, कॉपी कैसे करना है, मूव कैसे करना है, कैसे हम फिल्टर का यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला कैसे लगा सकते हैं, पासवर्ड से अपनी स्प्रेडशीट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और सेविंग अ स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट को हम कैसे सेव कर सकते हैं, ये सब चीजें आप लोगों ने 6, 7, 8 में कर रखी है। वो ही सेम कंटेंट यहां पर है, तो इस वजह से यूनिट 3 आप बहुत इजीली कर सकते हैं। यूनिट 4 एंटरप्रेन्योर्स स्किल, हु आर एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर्स आर पीपल हु स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, जो भी लोग अपना खुद का बिजनेस शुरू करते हैं उनको हम लोग एंटरप्रेन्योर कहते हैं। एक्चुअली ये फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन होते हैं, मतलब इनका पीछे से कोई बिजनेस से लेना देना नहीं होता, परिवार में किसी ने बिजनेस भी नहीं किया होता, ये फर्स्ट जनरेशन होते हैं जो बिजनेस में आते हैं। दे टेक रिस्क टू मेक देयर मनी बाय क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट, ये कहीं ना कहीं रिस्क लेते हैं नए नए प्रोडक्ट को क्रिएट करके और सर्विसेज को प्रोवाइड करके। फॉर एग्जाम्पल समवन हु स्टार्ट्स अ कंपनी लाइक अमेजॉन और फेसबुक इज एन एंटरप्रेन्योर। आप देखिएगा अमेजॉन या फेसबुक जैसा कोई भी आप एक प्लान करते हैं बिजनेस, और आपकी फैमिली में किसी ने आज तक ऐसा ना किया हो, तो आप एंटरप्रेन्योर होंगे। आर डिफरेंट फ्रॉम बिजनेसमैन, देखिएगा एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में क्या फर्क होता है। बिजनेसमैन अपने पेरेंटल बिजनेस को आगे कंटिन्यू करता है, और एंटरप्रेन्योर फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन। एंटरप्रेन्योर आर सिमिलर टू द बिजनेसमैन, ये कहीं ना कहीं बिजनेसमैन के जैसे ही होते हैं, बट दे टिपिकली फोकस ऑन क्रिएटिंग न्यू आइडियाज और वेंचर, कहीं ना कहीं इनका मेन फोकस नए नए आइडियाज और नए नए वेंचर्स पर होता है। वाइल बिजनेसमैन ऑफन मैनेज एग्जिस्टिंग बिजनेस, और जो बिजनेसमैन होता है ये अपने पुराने पेरेंटल बिजनेस को ही कंटिन्यू करते हैं। For example, an entrepreneur might come up with a new app idea and start a tech company.
एक एंटरप्रेन्योर है, उसके माइंड में एक नया ऐप आइडिया आया और उसने एक टैब कंपनी शुरू कर दी। वाइल अ बिजनेसमैन माइट रन अ फैमिली ऑन रेस्टोरेंट, और जबकि एक बिजनेसमैन अपनी फैमिली का ओन रेस्टोरेंट भी कंटिन्यू कर रहा है। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स ऑफ एंटरप्रेन्योर वाइल स्टेटिंग देयर वेंचर। एक बिजनेसमैन जो अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम बिजनेस कर रहा है, आपको क्या लगता है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? ऑफ कोर्स उसको प्रॉब्लम आएंगी। अब ये कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो एक एंटरप्रेन्योर के लिए होती है? फर्स्ट, अनसपोर्टिव बिजनेस एनवायरनमेंट। व्हेन अ गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन डोंट हेल्प बिजनेस ग्रो, इट्स हार्ड फॉर एंटरप्रेन्योर टू सक्सेस। अब होता क्या है, एक गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं लगा रखी है कि जिससे कि हमारे एंटरप्रेन्योर को कोई सपोर्ट मिले। तो यहाँ पर अगर गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है तो एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत मुश्किल है अपने बिजनेसेस को सेट करना। अगर आप कोई अमेजोन या फ्लिपकार्ट जैसा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से अपने रूल्स रेगुलेशन बहुत सॉफ्ट होने चाहिए जो आपको बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प कर सके। For instance, in a country, unclear laws and corruption make it tough for new businessmen to operate without connection of official। अब होता क्या है कि एक कंट्री वहां पे करप्शन बहुत है, ऑफिशियल्स बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर एंटरप्रेन्योर को बिजनेस स्टार्ट करना बहुत मुश्किल। एम्प्लॉय रिलेटेड डिफिकल्टीज, हायरिंग एंड कीपिंग गुड एम्प्लॉयज कैन बी टफ फॉर एंटरप्रेन्योर। देखिएगा, एक एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? फंड। स्टार्टिंग हुई है बिजनेस की, फंड उनके पास ज्यादा है नहीं, और अच्छा और एक्सपर्टी मैन पावर हमेशा एक स्मार्ट सैलरी से ही आता है। फॉर एग्जाम्पल, अ स्मॉल बिजनेस माइट स्ट्रगल टू रिटेन स्किल्ड स्टाफ इफ दे कांट ऑफर कॉम्पिटिटिव वेजेस और बेनिफिट्स। एक छोटा बिजनेस है, अभी उन्होंने नया नया बिजनेस स्टार्ट करा है और उनके पास एक स्किल लेबर है, बट स्किल लेबर को किसी दूसरी जगह से बहुत अच्छी सैलरी आ रही है, तो यहाँ पर उस लेबर को आपके पास रखना, आपके अपने बिजनेस के लिए उसको स्टेबल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। शॉर्टेज ऑफ फंड एंड रिसोर्सेज, स्टार्टिंग अ बिजनेस रिक्वायर मनी। किसी भी बिजनेस को जब हम स्टार्ट करते हैं पैसा चाहिए होता है, एंड इफ यू डोंट हैव इनफ इट्स हार्ड टू गेट थिंग्स गोइंग। अब आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप अपना बिजनेस बहुत अच्छे ढंग से स्टार्ट कर सकें, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए ट्रबलसम रहेगा ही रहेगा। विदाउट फंड एंटरप्रेन्योर्स कांट ट्रेन स्टाफ और डेवलप प्रोडक्ट। अब बिना पैसे के ना ही तो आप अपना प्रोडक्ट को डेवलप कर पाएंगे और ना ही अपने स्टाफ को आप ट्रेनिंग वगैरह दे पाएंगे। For example, someone with a great idea for a new gadget might never get it off the ground if they can't secure investment or loan। अब होता क्या है, आपके पास एक बहुत स्मार्ट आइडिया है लेकिन उस आइडिया को फ्लरिश करने के लिए फंडिंग है ही नहीं, तो ये आइडियाज कई बार रुइन हो जाते हैं। लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरल कैपेसिटी। Entrepreneurial capacity is the existence of people with entrepreneurship qualities, willingness and motivated to initiate new venture। देखिएगा, बहुत बार ऐसा होता है कि एक कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी ज्यादातर सर्विस क्लास लोगों की, और वो अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहते। तो ये एक वो सिचुएशन होती है जहां पर एंटरप्रेन्योरल कैपेसिटी की खुद ही कमी बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इन द कम्युनिटीज वेयर द एंटरप्रेन्योरशिप इजंट एनकरेज, एक ऐसी कम्युनिटी है जहां पर एंटरप्रेन्योरशिप को बिल्कुल भी एनकरेजमेंट नहीं दिया जा रहा है, देयर माइट बी फ्यूअर सेटअप। तो ऐसी जगह पर बिना इंकरेज करे बहुत ज्यादा एंटरप्रेन्योर नहीं होंगे, बहुत कम होंगे और बहुत कम सेटअप होंगे। लैक ऑफ एडिक्वेट एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग। नॉट एवरीवन नोज हाउ टू रन अ बिजनेस। देखिएगा, बिजनेस सब करना चाहते हैं मगर नॉलेज सबको नहीं है बिजनेस करने की। विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग पीपल माइट स्ट्रगल टू स्टार्ट और मैनेज देयर वेंचर। अब एक एंटरप्रेन्योर बिजनेस तो शुरू करना चाहता है बट उसको कोई ट्रेनिंग नहीं मिली हुई है, तो यहां पर उसे बिजनेस स्टार्ट करने में स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, समवन माइट हैव अ फैंटास्टिक आइडिया फॉर अ बेकरी बट स्ट्रगल टू टर्न इट इनटू अ सक्सेसफुल बिजनेस विदाउट ट्रेनिंग। एक एंटरप्रेन्योर है, उसको पास एक आइडिया है एक बेकरी का, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम है कि उसको बेकरी का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, उसको बेकरी की कोई ट्रेनिंग ही नहीं मिली है। अब कितना भी अच्छा आइडिया हो, बिना ट्रेनिंग के उसका सक्सेस होना बहुत ही मुश्किल। लैक ऑफ appropriate टेक्निकल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स, हैविंग द राइट स्किल इज क्रूशियल फॉर सक्सेस। आपके पास बिजनेस चलाने की राइट स्किल हो, ये बहुत जरूरी है। इफ समवन लैक्स द नेसेसरी स्किल देन इट इज हार्ड टू स्टार्ट अ बिजनेस। अगर किसी के पास बिजनेस चलाने की स्किल्स नहीं है तो बिजनेस वो कर ही नहीं पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन माइट हैव अ पैशन फॉर वुड वर्किंग। एक व्यक्ति के पास पैशन है कि मैं वुड वर्क का काम करूं,
बट स्ट्रगल टू क्रिएट क्वालिटी प्रोडक्ट विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग। बट उसको वुड वर्क की कोई ट्रेनिंग ही नहीं है, तो यहाँ पर अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना तो पॉसिबल ही नहीं होगा। फियर ऑफ फेलियर, स्टार्टिंग अ बिजनेस इज रिस्की। देखिए कभी भी आप कोई भी नया बिजनेस शुरू करोगे, रिस्क तो उसके अंदर होगा ही होगा। एंड मैनी पीपल आर अफ्रेड ऑफ फेलिंग, और बहुत सारे लोग इस डर से बिजनेस नहीं स्टार्ट कर पाते कहीं उनको लॉस ना हो जाए। दो दे माइट हैव ग्रेट आइडियाज, हालांकि उनके पास आइडियाज तो अच्छे होते हैं, फियर होल्ड देम बैक। लेकिन फिर भी ये जो मन में डर होता है, कहीं हम नाकामयाब हो गए, हमने अपना बिजनेस जिन पैसों से शुरू करा, जो हमने अपनी सेविंग्स इन्वेस्ट करी है, वो सारी हमारी खत्म ना हो जाए, ये जो डर होता है ना, ये डर भी एंटरप्रेन्योर को आगे नहीं बढ़ने देता। Explain the competencies or quality of an entrepreneur. Taking initiative. This means being the first to start something. टेकिंग इनिशिएटिव का मतलब होता है एंटरप्रेन्योर जो होता है पहली बार रिस्क उठाते हैं और वो रिस्क उठा के कोई ना कोई नया बिजनेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल समवन हु लव कुकिंग माइट टेक द इनिशिएटिव टू स्टार्ट देयर ओन फूड ट्रक। किसी एक व्यक्ति को कुकिंग का बहुत शौक है, उसने अपना फूड ट्रक स्टार्ट किया। Seeking and acting on opportunity. This is about always being on the lookout for chances to improve your business. देखिएगा जो एंटरप्रेन्योर होगा ना, वो हमेशा इस बात का ध्यान रखेगा, मैं अपने आप को कैसे डेवलप कर सकता हूँ, मैं अपने बिजनेस को और कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। इमेजिन अ फैशन डिजाइनर हु नोटिस अ ग्रोइंग ट्रेंड फॉर सस्टेनेबल क्लोथ। एक फैशन डिजाइनर है, उसने देखा कि मार्केट के अंदर सस्टेनेबल क्लोथ का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है and decides to create a new line of eco-friendly fashion. अब उस फैशन डिजाइनर ने एक नई लाइन इंट्रोड्यूस करी है इको फ्रेंडली फैशन की। कंसर्न फॉर हाई क्वालिटी, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ऑलवेज एम फॉर टॉप नॉच क्वालिटी। जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होते हैं, ये अपनी क्वालिटी हमेशा बहुत अच्छी रखते हैं। आप अपनी सिटी की कोई भी एक एंटरप्रेन्योर को देखिएगा, चाहे वो क्लोथ का बिजनेस कर रहा है, स्वीट्स का बिजनेस कर रहा है, क्वालिटी तो उनकी हमेशा अच्छी होगी। For instance, a furniture maker might insist on using only the best material. एक फर्नीचर मेकर है, वो हमेशा बेस्ट मटेरियल का यूज करता है अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए। कंसर्न फॉर एफिशिएंसी, एंटरप्रेन्योर आर ऑलवेज लुकिंग फॉर वेज टू डू थिंग्स बेटर एंड फास्टर। जितने भी एंटरप्रेन्योर होते हैं, ये हमेशा इस बात पे फोकस करते हैं कि अपना काम कैसे अच्छा और फास्ट कर सके। For example, a factory owner might invest in new machine to increase production efficiency and reduce cost. अब एक एंटरप्रेन्योर है, उसकी फैक्ट्री है, उसने अपनी फैक्ट्री में नए नए मशीन्स लगाई, हाईटेक मशीन्स लगाई, ताकि कॉस्टिंग कम आए और एफिशिएंसी को हम बढ़ा सके। सिस्टमेटिक प्लानिंग, दिस इन्वॉल्व केयरफुली प्लानिंग आउट योर बिजनेस स्ट्रेटजीज। कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही केयरफुल प्लान होता है बिजनेस को लेकर। For example, a restaurant owner who creates a detailed business plan outlining their target market menu offering. एक एंटरप्रेन्योर ने रेस्टोरेंट खोला, उसने एक बहुत अच्छी प्लानिंग करी अपने मेन्यू में, और उसके मेन्यू से जो उसके टारगेट कस्टमर्स हैं वो सारे अट्रैक्ट हुए। प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंटरप्रेन्योर्स आर स्किल्ड एट फाइंडिंग सॉल्यूशन टू चैलेंजेस। अब देखिएगा बिजनेस जब आप कर रहे हैं, आपको चैलेंजेस तो आएंगे, स्ट्रगल तो करना होगा, लेकिन एंटरप्रेन्योर में ये क्वालिटी होती है कि वो इन प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उसके सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आई है, अब वो घबराएगा नहीं, वो इसको हमेशा सॉल्व करने की कोशिश करेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस, दिस इज अबाउट बिलीविंग इन योरसेल्फ। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है? अपने खुद पर विश्वास करना, दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। एंड एस्पायरिंग फैशन डिजाइनर कॉन्फिडेंटली शोकेस देयर यूनिक डिजाइन। अब एक फैशन डिजाइनर है, उसको अपने पे कॉन्फिडेंस है कि जो भी उसने डिजाइन बनाए हैं वो यूनिक है, और वो इस कॉन्फिडेंस से अपने डिजाइन्स को पब्लिश करता है, लोगों को दिखाता है। एक्सप्लेन द बेनिफिट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, एक एंटरप्रेन्योर होने के क्या क्या बेनिफिट है। फर्स्ट, टर्निंग आइडियाज इनटू एक्शन। यू कैन मेक योर आइडियाज हैपन बाय टेकिंग स्टेप टू ब्रिंग देम लाइफ। एक आप एंटरप्रेन्योर हैं, आपके दिमाग में कोई आइडियाज है, आप इन आइडियाज को रियल वर्ल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव एन आइडिया फॉर ए न्यू ऐप, यू कैन स्टार्ट योर रिसर्च एंड लर्निंग हाउ टू डेवलप इट। आपके माइंड में एक आइडिया है एक नई ऐप को लेके, चाहे वो फूड लाइन से हो या क्लोथिंग लाइन से हो, अब आप क्या करेंगे, उसको लेके सर्च करेंगे कि आप उस ऐप को कैसे डेवलप कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड, knowing what problem your product or service is solving, then you create something people actually want। आपने देखा आपके प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम्स है,
और कस्टमर्स उस प्रॉब्लम की वजह से सफर कर रहे हैं, आपने उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा और कस्टमर्स की डिमांड को पूरा किया। कस्टमर इंटरेक्शन, टॉकिंग टू योर कस्टमर एंड गेटिंग देयर फीडबैक हेल्प अस इंप्रूविंग योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। देखिएगा आज की डेट में बड़ी बड़ी कंपनीज क्या कर रही है, आप उनसे प्रोडक्ट लो, वो एक फीडबैक फॉर्म आपको भेजेंगे या एक कॉल आपके पास आएगी कि आप फीडबैक दीजिएगा। कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट करके एक अच्छी रिलेशंस मेंटेन करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू रन अ रेस्टोरेंट यू माइट आस्क कस्टमर फॉर देयर ओपिनियन ऑन न्यू मेन्यू। आप एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं, आपने अपने कस्टमर से पूछा कि मैंने अभी जो आपको मेन्यू दिया है ये बिल्कुल लेटेस्ट लॉन्च ऑफ मेन्यू है, क्या इसके अंदर हमें और अपग्रेडेशन करने की जरूरत है। टीम बिल्डिंग, बिल्डिंग अ मोटिवेटेड टीम एंड स्किल टीम हेल्प यू टू अचीव योर बिजनेस गोल। एंटरप्रेन्योर की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि वो अपनी एक नई टीम बिल्डअप करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को पूरा कर सके। Persistence and motivated. Staying motivated help you overcome challenges and keep moving forward. अगर एंटरप्रेन्योर मोटिवेटेड होगा तो आने वाले चैलेंजेस को वो ओवरकम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर बिजनेस फेसेस सेटबैक लाइक अ सप्लायर डिले सप्लाई, यू आर मोटिवेटेड, यू कैन हेल्प यू फाइंड आउट द ऑल्टरनेटिव। आपके बिजनेस में एक सप्लायर है, वो आपको सप्लाई बहुत लेट दे रहा है, अब ये नहीं कि आप घबरा जाएंगे, आप क्या करेंगे, इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे। रिस्क टेकिंग, एंटरप्रेन्योर टेक इनफ रिस्क बट इट इज अ कैलकुलेटेड रिस्क। देखिएगा जितने भी एंटरप्रेन्योर होते हैं ये हमेशा रिस्क लेते हैं, लेकिन ये ब्लाइंड नहीं लेते, बट कैलकुलेटिव रिस्क होता है। दे यूज रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल टू एसेस द लॉस एंड प्रॉफिट। अब रिस्क लेने से पहले ये रिस्क मैनेजमेंट को देखते हैं और ये देखते हैं कि रिस्क के बाद उन्हें कितना प्रॉफिट हो सकता है और कितना लॉस हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, organizational skill for entrepreneur are not just about structuring and prioritizing their daily work but mainly about managing team। देखिएगा एक एंटरप्रेन्योर हमेशा इस बात पे फोकस करते हैं कि जो डेली टास्क है वो तो होगा ही होगा, बट इसके अलावा इंपॉर्टेंट है टीम को मैनेज करना, सेटिंग टारगेट, टारगेट को सेट करना और इनको पूरा करना, कॉन्टिन्यूसली रिव्यूइंग एंड लीडिंग द मोटिवेटिंग द पीपल, और लोगों को मोटिवेट करते रहना ताकि टारगेट पूरा हो सके। नाउ यूनिट 5 ग्रीन स्किल्स। देखिएगा इस यूनिट के अंदर हम कहीं ना कहीं एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड क्या होने चाहिए प्रोडक्शन के, और हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन टॉपिक को कवर करेंगे। व्हाट इज ग्रीन जॉब? A green job is a type of work that help protect or improve the environment while also being part of economy। ग्रीन जॉब वो होता है कि जो हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट भी करता है और कहीं ना कहीं उसे इंप्रूव भी करता है। फॉर एग्जाम्पल, समवन हु वर्क टू इंस्टॉल सोलर पैनल ऑन रूफ इज डूइंग अ ग्रीन जॉब बिकॉज दे आर हेल्पिंग टू जनरेट क्लीन एनर्जी। अगर आप अपने घरों में सोलर पैनल लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आप क्लीन एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं और ये ग्रीन जॉब है। ग्रीन जॉब आर ऑल अबाउट मेकिंग द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस एनवायरमेंट। देखिएगा ग्रीन जॉब का मतलब होता है कि वर्ल्ड को एक एनवायरमेंट फ्रेंडली प्लेस बनाना एंड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी। और खाली एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं बनाना, इसके साथ साथ इकोनॉमी भी हमारी रन होनी चाहिए। ग्रीन जॉब्स कैन बी फाउंड इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस, एनर्जी, रिसाइकलिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन। अब आप खुद देखिएगा ट्रांसपोर्टेशन में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये ग्रीन जॉब है। यहाँ से हमारा एनवायरमेंट तो क्लीन हो ही रहा है, कार्बन का एमिशन तो कम हो ही रहा है, इसके अलावा वर्ल्ड जो है ग्रो भी कर रहा है, इकोनॉमी भी राइज हो रही है। क्वेश्चन इज व्हाट इज ग्रीन एम्प्लॉयमेंट? Green employment refers to jobs that contribute to preserving or restoring the environment। ग्रीन एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि आप एनवायरनमेंट को रीस्टोर कर रहे हो, मतलब जितना भी हमारा नेचर, मदर अर्थ जो है डैमेज हो चुकी है, ग्रीनरी खत्म हो चुकी है, आप उसे दोबारा से रीस्टोर कर रहे हो। वेदर इन ट्रेडिशनल सेक्टर्स सच एज मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन और इन emerging ग्रीन सेक्टर लाइक रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी एफिशिएंसी। Key drives of green employment, green innovation. Business that innovate to become more environmental friendly create the retained job। आज की डेट में बिजनेसेस जो है हमेशा एनवायरमेंटल फ्रेंडली होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी दैट डेवलप अ सोलर पावर टेक्नोलॉजी नॉट ओनली हेल्प द एनवायरमेंट बट ऑल्सो एम्प्लॉय पीपल टू मैन्युफैक्चर। एक कंपनी है वो सोलर पैनल बना ली है, अब सोलर पैनल बनाने की वजह से एनवायरमेंट फ्रेंडली तो हो ही रहा है, साथ साथ वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी जनरेट कर रही है। सस्टेनेबिलिटी,
विद कंसर्न अबाउट क्लाइमेट चेंजेस एंड एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, जैसे जैसे हमारे क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, एनवायरमेंट डिग्रेड होता जा रहा है, देयर इज अ नीड टू मेक इकोनॉमिक्स मोर सस्टेनेबल। तो हमें अपने आप को सस्टेनेबल करना चाहिए थ्रू द क्रिएशन ऑफ ग्रीन जॉब, फोकस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। हमें ग्रीन जॉब पे फोकस करना चाहिए, लाइक रिन्यूएबल एनर्जी हो गई है हमारी, वेस्ट का रिडक्शन करना चाहिए, और हमारी एग्रीकल्चर सस्टेनेबल भी होनी चाहिए। Changing in production and consumption. Concept like remanufacturing, reusing material to create new product and zero waste system. हमें हमेशा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऐसा लगाना चाहिए जहां पे जीरो वेस्ट सिस्टम हो और हम रीयूज कर सकें मटेरियल्स को। फॉर एग्जांपल, कंपनीज इंप्लीमेंटिंग जीरो वेस्ट पॉलिसी में हायर वर्कर टू सॉर्ट एंड रिसाइकिल मटेरियल। जितनी भी कंपनी जीरो वेस्ट पॉलिसी पर हैं, वो कहीं ना कहीं वर्कर्स को हायर करती हैं मटेरियल को रिसाइकिल करने के लिए, और क्रिएट करती हैं ग्रीन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। रीडिफाइनिंग जॉब रोल्स एंड इकोनॉमिक्स ट्रांजिट टू द ग्रीनर प्रैक्टिस। देखिएगा, रीडिफाइनिंग जॉब रोल्स का मतलब क्या हो गया, हमारे जो ट्रेडिशनल मेथड हैं किसी भी चीज को बनाने के, हम उसकी जगह नए मेथड्स के यूज करें जो इको फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रीन जॉब। देखिएगा, हम ग्रीन जॉब कितने तरीके से कर सकते हैं, मतलब हम अपने एनवायरमेंट को कितने मेथड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं आज की डेट में शहरों में एक अर्बन ग्रोअर का कंसेप्ट शुरू हुआ है। इसमें क्या होता है, छतों पर ही हम लोग गमले लगाते हैं, उसके अंदर हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एज पर एनवायरमेंट जो है क्लाइमेट के हिसाब से प्रोड्यूस करते हैं। These individual manages rooftop garden in urban area, growing fruits and vegetables using eco-friendly method. छतों पर ही इको फ्रेंडली मेथड से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ग्रो कर। क्लीन कार इंजन, दीज प्रोफेशनल्स फोकस ऑन डेवलपिंग व्हीकल दैट एमिट प्योर पोल्यूशन। अब ये वो होते हैं जो ऐसे इंजन बना रहे हैं जो कम से कम पोल्यूशन करें। Environmental education teacher, these teachers help student understand the importance of protecting the environment। ये वो टीचर होते हैं जो अपने स्टूडेंट्स को एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की इंपॉर्टेंस बताते हैं। नेचर साइंटिस्ट स्टडी द एनवायरमेंट एंड अंडरस्टैंड द प्रोसेस हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज इम्पैक्ट। नेचर साइंटिस्ट का काम क्या है, एनवायरमेंट की स्टडी करना और ये देखना ह्यूमन एक्टिविटीज का एनवायरमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। Solar panel engineers, these professionals design and install solar panel system to generate electricity from sunlight। सोलर पैनल में क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी सनलाइट से जनरेट होती है। विद द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर सोलर पैनल देयर इज अ नीड फॉर स्किल इंजीनियर। अब आजकल क्या हो रहा है, सोलर पैनल की बहुत डिमांड बढ़ रही है, उससे बिजली का बिल भी कम हो जाता है और ये एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड भी है। इससे सोलर पैनल इंजीनियरिंग की बहुत डिमांड जनरेट हो रही है। वाटर क्वालिटी टेक्नीशियन, वाटर पोल्यूशन इज ए ग्रोइंग कंसर्न। वाटर पोल्यूशन एवरीबॉडी नोज, ये एक बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम है जो आज की डेट में हर सिटी, हर घर का है। रिक्वायरिंग प्रोफेशनल टू मॉनिटर एंड ट्रीट वाटर क्वालिटी। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास ऐसे प्रोफेशनल होने चाहिए जो वाटर क्वालिटी पे फोकस कर सके। विद द नीड फॉर क्लीन वाटर से देयर इज अ डिमांड फॉर टेक्नीशियन हु कैन एंश्योर वाटर सेफ्टी। ग्रीन बिल्डर्स, ग्रीन बिल्डर्स कंस्ट्रक्ट होम एंड बिल्डिंग यूजिंग इको फ्रेंडली मटेरियल एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिस। आज की डेट में ग्रीन बिल्डर्स का कंसेप्ट बहुत चल रहा है। ये लोग क्या करते हैं, जितनी भी बिल्डिंग्स बना रहे हैं ये इको फ्रेंडली मेथड से बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, एलेक्स स्पेशलाइज इन बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंट होम विद सोलर पैनल एंड रिसाइकिल मटेरियल। एक कंपनी है, वो सोलर पैनल लगाकर रिसाइकिल मटेरियल से बिल्डिंग्स को तैयार करती है। द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ ग्रीन जॉब। देखिएगा, हम लोगों ने इको फ्रेंडली मेथड का यूज कर रहे हैं, हम लोग सोलर पैनल के यूज कर रहे हैं, बट इसका हमें एडवांटेज क्या मिल रहा है। फर्स्ट, improving energy and raw material use. Green job contribute to reduce environment impact by promoting the use of alternative energy। देखिएगा, ग्रीन जॉब से क्या हुआ, हम लोगों ने हाइडल पावर प्लांट की जगह सोलर पावर प्लांट लगाया। इससे कहीं ना कहीं इको फ्रेंडली मेथड तो प्रोडक्शन में आया ही आया। इसके अलावा हमारा एक्सप्लॉयटेशन और रिसोर्सेज के अंदर जो प्रॉब्लम्स थी, उनका एक्सप्लॉयटेशन था नेचर का, वो सब चीजें खत्म हुई। लिमिटेशन ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन, by advocating for renewable energy, reduce the sustainable practice, green job help curb the emission of harmful gases। जब से हम लोगों ने ग्रीन जॉब्स को अडॉप्ट करा है, एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड को अडॉप्ट किया है, तब से जितनी भी हमारी हार्मफुल गैसेस हैं उनका एमिशन कम हुआ है। मिनिमाइजिंग वेस्ट एंड पोल्यूशन, देखिएगा, हम ग्रीन
जॉब्स का यूज करें, एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड का यूज करें, तो मेन उसका पर्पस क्या है कि हमारी वेस्टेज कम से कम। ग्रीन जॉब एक्टिवली प्रमोट द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। ये कहीं ना कहीं 4R को इंट्रोड्यूस किया गया है ग्रीन जॉब से। रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, विद रिसाइकलर प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन मिनिमाइजिंग वेस्टेज। अब रिसाइकिल करके हम वेस्टेज को मिनिमाइज करते हैं। Protecting and restoring ecosystem, environment NGOs work tirelessly to protect wildlife, forest and endangered species। देखिएगा, जितने भी एनजीओज हैं कहीं ना कहीं वो पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं, रात दिन लगे हुए हैं, टायरलेस एफर्ट्स कर रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ को, फॉरेस्ट को और उन स्पीशीज को जो बिल्कुल ही खत्म होने जा रही है, एक्सटिंक्ट होने जा रही है। देयर बाय प्रिजर्विंग एंड रिस्टोरिंग इकोसिस्टम, ताकि हमारा इकोसिस्टम दोबारा से रिस्टोर हो सके। सपोर्टिंग एडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंजेस, नेचर साइंटिस्ट प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट एंड इंफॉर्मेशन अबाउट एनवायरमेंट चेंजेस। जितने भी हमारे नेचर साइंटिस्ट हैं ये हमारे नेचर में होने वाले चेंजेस, एनवायरमेंट में होने वाले चेंजेस के बारे में इंफॉर्म करते हैं। कम्युनिकेट टू प्रिपेयर फॉर एंड अडॉप्ट टू इफेक्ट द क्लाइमेट चेंजेस, और हम इस चेंजिंग एनवायरनमेंट को कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं ये सब हमें नेचर साइंटिस्ट एक्सप्लेन करते हैं। इन समरी, ग्रीन जॉब्स प्ले अ वाइटल रोल इन सेफगार्डिंग आवर होम्स एंड टॉक्सिन, प्रमोटिंग एनवायरनमेंट सस्टेनेबल। जितनी भी हमारी ग्रीन जॉब्स हैं वो हमारे घरों को प्रोटेक्ट करते हैं टॉक्सिनेशन से, एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट कर रहे हैं एंड मिटिगेटिंग द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंजेस, और क्लाइमेट में आने वाले चेंजेस के इफेक्ट को भी ये कम कर रहे हैं। तो फाइनली हमारा यूनिट 5 भी यहाँ पर खत्म हो जाता है और हमारी बुक 2 यहाँ पर फिनिश हो जाती है। आप इन वीडियोस को देखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा और अपने एग्जाम में एक्सपेक्टेड मार्क्स को लेकर आइएगा। थैंक यू। एज आई ऑलवेज सेज, पढ़ाई कभी भी मुश्किल नहीं होती, सिर्फ उसे आसान बनाना पड़ता है। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, रेगुलर इनको रिवाइज करिएगा, पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी। थैंक यू।